नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिस्तरीय पंचायतों में बढ़ सकता है प्रशासकों का कार्यकाल, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। अब 1 साल के लिए बैठाए जा सकते हैं प्रशासक। दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे पंचायत चुनाव करवाने के आसार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। महेंद्र भट्ट ने फिर दी हरीश रावत को संन्यास की सलाह। कहा, हरदा की उम्र के नेता ले चुके हैं संन्यास। कहा, 2027 में उत्तराखंड में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। द्वितीय केदार मधमहेश्वर में श्रद्धालु बिजली के तार के सहारे आवाजाही करने को मजबूर। मोरबा नदी पर उफान के चलते ध्वस्त हुआ था पुल। सालों से अधर में लोक निर्माण विभाग की ट्रॉली का काम। एक ही परिवार के 7 लोगों ने की आत्महत्या। पंचकुला से कथा सुनकर धूल लौट रहा था परिवार। गाड़ी में खाया जहर। सुसाइड नोट से हुआ खुलासा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों में एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है कि 28 मई को होने वाली कैबिनेट में इस बार मोहर लग सकती है। उधर पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि सरकार जुलाई में चुनाव कराने की तैयारी में है, लेकिन इसमें भी कई अड़चने हैं, क्योंकि इन दिनों प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। ज्यादातर लोग चारधाम यात्रा पर तैनात हैं और इसके बाद बरसात है। ऐसे में चुनाव होने तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो राज्य के हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी कई एक रिट्स भी लगी हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने भी ये जानकारी शासन से चाही थी कि क्या प्लान क्या है डेट्स का। इसमें निर्णय ये किया गया अभी तक का कि हम जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सरकार जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू की माननीय राज्य निर्वाचन आयोग की जो अपनी तैयारियां होती हैं उसके अनुसार अगर जो भी डेट निर्धारित की जाएगी उस हिसाब से। अल्मोड़ा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि वहीं इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने से देहरादून में ट्रैफिक जाम न लगे, इसे लेकर काम किया जा रहा है। देहरादून में बड़े पैमाने पर रिंग रोड और आउटर रोड्स का निर्माण करने की तैयारी है। इसके साथ ही मसूरी के लिए बाईपास बनाने की भी तैयारी है। वहीं अजय टमटा ने कहा कि केदारनाथ और हेमकुंड के लिए रोपवे निर्माण का काम भी जल्द शुरू होने वाला है। दिल्ली देहरादून का हम जल्दी ही हम उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बन के तैयार हुआ है, गडकरी जी के आदेश के अनुसार उसको हम बहुत जल्दी उसको खोलने वाले हैं, जिसमें हमारा 2-2.5 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे देश की राजधानी से हमारे प्रदेश की राजधानी में। मगर उसके बाद ये जो प्रेशर होगा वो भी एक समस्या रहेगा, तो इसके लिए भी हम एक बाईपास मसूरी के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही पूरे देहरादून के अंदर करीब 52 किलोमीटर का रिंग रोड की डीपीआर के भी काम चल रहा है, जिसमें 12 किलोमीटर हम सैंक्शन कर रहे हैं। ये रोपवे हमारा केदारनाथ के लिए और हमारा हेमकुंड के लिए दोनों जगह के लिए हमसे सैंक्शन किया, भारत सरकार के सहयोग से हुआ है। ये हमको बड़ी सौगात मिली है प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, तो इस पर भी हम बहुत जल्दी काम चालू कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में स्थित द्वितीय केदार मधमहेश्वर में श्रद्धालु और ग्रामीण बिजली के तार के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं। दरअसल 14 अगस्त साल 2023 में आई आपदा के चलते मोरंबा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया था। तभी से अब तक यहां के पुल का निर्माण नहीं हो पाया। विडंबना देखी कि लोक निर्माण विभाग ने नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का कार्य शुरू तो किया, लेकिन वो भी अधर में लटक गया। ऐसे में नदी पर बना लकड़ी का पुल ही एकमात्र सहारा है। हालांकि बरसात में स्थिति और खराब हो जाती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में फिर एक बार स्थिति सामान्य होती दिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर से उपजे तनाव के बाद भले ही यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई थी, लेकिन अब जब माहौल सामान्य हो गया है तो श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने लगा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक राज्य में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और इजाफा इसमें हो सकता है। यात्रा का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय एक आपको पता है जो पहलगांव के अंदर जो घटना घटी है, जिससे पूरा देश जो है काफ़ी हमारे मसूरी की कैंसिलेशन हुई हैं, बुकिंग्स क्या कहते हैं नैनीताल की हुई हैं, अल्मोड़ा की हुई हैं, तो लोगों में काफ़ी इस प्रकार का कैंसिलेशन का वो रहा कि अभी यात्रा नहीं करेंगे, जब स्थिति ठीक हो जाएगी तब यात्रा करेंगे। तो निश्चित रूप में लोग यात्रा करेंगे, जैसे जैसे नीचे मैदानी इलाके में गर्मी पड़ेगी पहाड़ की तरफ लोग जो है अपना रुख करेंगे।
वहीं उत्तराखंड प्रांतीय लेखपाल संघ के आह्वान पर किच्छा में भी पटवारी 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि नाराज पटवारी खतौनी में अंश निर्धारण में तकनीकी उपकरण जैसे लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाएं और समय सीमा की बाध्यता को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा महिला पटवारी को सुरक्षा के लिए पीआरडी जवान देने की भी मांग की जा रही है। ये लेखपाल सिंह उत्तराखंड के आह्वान पे जो है 3 दिवसीय एक धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कि हमारे द्वारा जो खतौनी में जो अंश निर्धारण का जो कार्य चल रहा है वर्तमान में, उसमें जो है खतौनी लाने का, पुरानी खतौनी लाने का भी जो है जिम्मेवारी पटवारियों को दी जा रही है, जो कि हमारे लिए कार्य की अधिकता होने के कारण हम कहाँ से ले पाएंगे, ठीक है ना, जो हो नहीं पाएगा। उधर हल्द्वानी और गदरपुर में भी लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपाल पटवारी 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर चले गए। इस वजह से तहसील परिसर में दिन भर काम बाधित रहा। उधर नाराज पटवारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जमीनों के अंश निर्धारण को लेकर बिना सुविधा के काम करवाया जा रहा है। पटवारियों का कहना है कि उन्हें काम करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। कि एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए हमें पर्याप्त संसाधन दिए जाएं, पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए और जो इसमें जटिलताएं हैं उसमें शिथिलता के लिए हमें जो भी संसाधन या जो भी आवश्यकताएं वो दी जाए। सरकार द्वारा पिछले 3 माह से कहने के बाद भी कुछ नहीं किया गया, बल्कि अभी कुछ समय पूर्व ही 15 दिन पहले लगभग एक शासनादेश जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि 5 गाँवों के एक मुश्त आप अंश निर्धारण के कार्य को पूरा कीजिए, जो कि अपने आप में बहुत जटिल काम और कठिन काम था। सरकार के एक अच्छे कार्यक्रम में ऐसा लगता है सरकार स्वयं परिधा लगाना चाहती है। संसाधनों का अभाव होने के कारण लेखपाल को ना तो समय मिल पा रहा है और संसाधनों का अभाव होने के कारण ना तो अंश निर्धारण ठीक से कर पा रहा है लेखपाल। वह साथ ही साथ आपको ये भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड आजकल बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिस कारण बहुत से किसानों का हम लोग जो हैं अंश निर्धारण ना होने की व्यवस्था में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक तो हमें जो है रिकॉर्ड सभी काश्तकारों द्वारा स्वयं उपलब्ध कराया जाए और साथ ही साथ अंश निर्धारण हेतु उचित संसाधन प्रदान किए जाएं। रुड़की में भी पटवारियों की हड़ताल से तहसील में कामकाज ठप रहा है। ऐसे में तहसील पहुंच लोग वापस लौटना उन्हें पड़ा। उधर लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष देवेश गिरलियाल ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे तो सभी लेखपाल पटवारी काम पर लौट जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो पटवारियों का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। ये हमारा उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारा आज से 3 दिवसीय पूर्ण कार्य बहिष्कार कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और मुख्यतः इसमें हमारी जो मांग है वह यह है कि शासन द्वारा जो है एक अंश निर्धारण खतौनी बनाने का कार्य हम लोगों को दिया गया है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। अंश निर्धारण का कार्य हमें ये दे दिया है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ कुर्रे के बाद चलते हैं और एक खाते को विभाजन करने में माननीय न्यायालय को 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन हम लोगों को एक तुगलकी फरमान सुना दिया गया है कि अंश निर्धारण आपको तत्काल करना है उसके, और न कोई उसके संबंध में हमें कोई संसाधन दिए गए हैं, न हमारे पास मानव संसाधन है, न कोई तकनीकी संसाधन है जिससे हम इस कार्य को कर सकें। रुड़की में कांग्रेस ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें तमाम कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि देश हित में किए गए उनके कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भारत रत्न, देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी की 61वीं पुण्यतिथि थी, जिसके अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था। उसका आज हमने आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कदमों पर चलने की बात कही। हल्द्वानी में एक बार फिर से कोविड-19 को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य अरुण जोशी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल हमारे पास कोई कोविड-19 का केस रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन केस बढ़ते हैं तो हम और भी बेड्स बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था, आवश्यक दवाइयां और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जा चुकी है।
कोविड को लेकर के देहरादून में मीटिंग हुई, सचिव साहब ने मीटिंग ली है, कुछ एडवाइजरीज आई हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस आई हैं, उनको सब फॉलो कर रहे हैं सरकार से जो भी दी जा रही हैं। तो यहाँ अभी हमने जो नोडल ऑफिसर कोविड के हैं डॉक्टर परमजीत सिंह हैं, और उसके लिए मेनली मेडिसिन डिपार्टमेंट और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में इनकी नीड पड़ती है इनिशियली, तो उसमें वो सब लोग जो डॉक्टर सेंसिटाइज कर दिए गए हैं। अगर इस प्रकार कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम आ सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी तो उसकी भी स्क्रीनिंग करें, अगर जरूरत पड़ी आइसोलेशन करें, और अगर फिर उसका आरटीपीसीआर टेस्टिंग करनी है तो उसकी जो होगा वो करेंगे। उसके लिए यहाँ एक डेडिकेटेड वार्ड है वो बना दिया गया है। एक ही परिवार के 7 लोगों की आत्महत्या मामले ने हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक में सनसनी फैला दी है। देहरादून में रहने वाले मित्तल परिवार के 7 लोगों ने एक साथ ही जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आखिर परिवार ने क्यों उठाया ये कदम, देखिए इस रिपोर्ट में। एक ही परिवार के 7 लोगों ने की आत्महत्या। एक साथ परिवार के लोगों ने खाया जहर। एक ही कार एक ही रात में खत्म कर ली जिंदगी। हरियाणा के पंचकुला से एक दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस मामले ने हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक में सनसनी फैला दी है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने एक साथ मिलकर जहर खाया और फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार के 7 सदस्यों ने कार के अंदर जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या की। परिवार देहरादून से पंचकुला बाबा बागेश्वर धाम की कथा में शामिल होने आया था। पुलिस को कार से एक प्रेस नोट मिला है जिसके मुताबिक परिवार पर काफी कर्ज था। वो इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। मृतकों में पति पत्नी, 3 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। इस घटना ने देहरादून से लेकर पंचकुला तक में सनसनी फैला दी है। सुसाइड क्या, वो लोग ठीक थे, अपने काम में व्यस्त थे, अपने काम से फुर्सत नहीं थी, ना हमें काम से फुर्सत थी। बाहर मिलते थे, राम राम दुआ सलाम हो जाती थी। बस जब उन्होंने घर खाली करा तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो दूसरी जगह गए, पता लगाया मैंने, तो मैं उनको मिलने गई वहाँ। मैं तुमने वहाँ खाली क्यों करा? तो इतना बढ़िया, देखो इतनी बड़ी रोड कहीं भी नहीं है, तुम यहाँ से क्यों गए? कहने लगी आंटी किराया बढ़ा दिया था उन्होंने, बस इसी कारण गए। तो मैं यही समझा फाइनेंशियली दिक्कत होगी कुछ, क्या पता। क्या करते थे काम? एनजीओ में थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 11 बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि सेक्टर 27 में खड़ी एक कार में कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पंचकुला पुलिस ने कार में सवार 6 लोगों को तुरंत सेक्टर 26 के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वही 7वां व्यक्ति जो कार से बाहर तड़पता हुआ मिला, उसे सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृतकों की पहचान प्रवीण मित्तल, उनके पिता देशराज मित्तल और परिवार के अन्य सदस्यों के रूप में हुई है। अगर बात करें यहाँ के लगभग 3 साल पहले यहाँ पर कोलागढ़ में, देहरादून में यहाँ पर रहते थे। यहाँ वही घर है जहाँ पे 3 साल पहले यहाँ पर रहा करते थे। ये भी बताया जा रहा है कि 3 साल पहले पंजाब में ही रहते थे, बिजनेस में लॉस हुआ, तो लॉस होने के बाद यहाँ देहरादून में आए। देहरादून में जो प्रवीण मित्तल है, प्रवीण मित्तल ने कोलागढ़ रह के यहाँ पर लगभग 8-9 महीने यहाँ पर रहने के बाद एनजीओ में काम किया। एनजीओ में काम करने के बाद गाड़ी चलाई और अपना जो जीविका यहाँ पे बिताई। हालांकि जो आस पड़ोस से हमने जो जानकारी जुटाई है, जो बातचीत की है, तो उनका जो आसपास के लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से परिवार था, खुशहाल परिवार था। जानकारी के मुताबिक प्रवीण मित्तल और उनका परिवार मूल रूप से चंडीगढ़ का रहने वाला था, लेकिन पिछले 8-9 महीने तक देहरादून के कोलागढ़ क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था और परिवार हाल ही में पंचकुला के सेक्टर 27 में किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था। प्रवीण मित्तल ने टूर एंड ट्रेवल्स का काम शुरू किया था और साथ ही एनजीओ भी चलाते थे। परिवार पर लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था, जिसकी वजह से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनका गुजारा भी मुश्किल हो रहा था। परिवार पंचकुला में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा में शामिल होने के लिए देहरादून से आया था। कथा समाप्त होने के बाद देहरादून वापस लौटने से पहले परिवार ने सेक्टर 27 में कार में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जिस कार में ये घटना हुई वो देहरादून के मालदेवता निवासी गंभीर सिंह नेगी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। देखिए, सनसनीखेज प्रकरण संज्ञान में आया था, जो पंचकुला में गाड़ी में जो है इसमें सूचना आई थी कि वहाँ पर जो कंट्रोल रूम को सूचना आई थी और उसमें पता चला था कि 6 लोग उसमें चेत हैं और एक व्यक्ति उसमें अभी जीवित है, जिसको
नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन वो भी ब्रॉड डेड हो गया था। अभी तक आधिकारिक इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं हुई, बट जो भी सूचनाएं आपस में साझा की गई थी उसमें यह जानकारी मिल के आई कि जो व्यक्ति, जो मृतक परिवार था, वो पूर्व में भी यहाँ पर कुछ साल यहाँ पर देहरादून में रहे हैं यहाँ पर, और उनके एक जानने वाले हैं श्री गंभीर सिंह नेगी, जो कोई एनजीओ चलाने की बात थी, उसमें उनका परिचय भी हुआ था। क्योंकि जो गाड़ी बरामद हुई है वहाँ पर UK 07 नंबर की, वो श्री गंभीर सिंह नेगी के नाम पर थी। उनसे भी थोड़ी जानकारी की गई तो बहुत ज़्यादा वो टच में नहीं थे, बट इतना बताया कि चूँकि उनकी जान पहचान हो गई थी, इसके लिए उन्होंने गाड़ी को फाइनेंस कराने के लिए जो है इनके नाम से गाड़ी फाइनेंस कराई थी, और बाकी किस्तें मित्तल परिवार द्वारा ही दी जा रही थी। साथ ही साथ जो अभी तक जो यहाँ के जो निवास स्थान जहाँ पर रहे हैं वहाँ भी जानकारी की गई, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, ऐसी कोई भी संदिग्धता की बात या पारिवारिक क्लेश या कोई अन्य कोई बात बहुत ज़्यादा ऐसी कोई नहीं बताई गई है। चूँकि समस्त प्रकरण पंचकुला से रिलेटेड है, अगर वहाँ की पुलिस को कोई ऐसी आवश्यकता होगी, यहाँ पर लोकल लेवल पर अन्य कोई जानकारी करनी होगी, तो डेफिनेटली उन जानकारी को करके उनसे साझा किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस और जानकारी हासिल करने में जुटी है, लेकिन इस पूरे मामले ने हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक में सनसनी फैला दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोहाघाट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद गोसाई के दिशा निर्देश पर कार्यक्रम को सफल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मंगलवार को भी आरोग्य आयुष्मान मंदिर में योग साधिकाएं ने अलग अलग तरह के योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया। जैसा कि अभी हमारा 21 जून के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन यानी कि प्रोटोकॉल स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए हम जो अभी अपने साधकों को करा रहे हैं अभ्यास, उसमें सबसे पहले हम कराते हैं ग्रीवा चालन। तो ग्रीवा चालन, जिससे कि आजकल आप सुनते होंगे कि सर्वाइकल एक आज आम समस्या हो चुकी है, तो उसके लिए यह अभ्यास जो ग्रीवा चालन के हैं वो बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही लाभप्रद हैं। और इसके अलावा हमें पेट के बल वाले अभ्यास हैं, पीठ के बल वाले अभ्यास हैं। अल्मोड़ा के साथ प्रदेश भर में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होगा, और ऐसे में प्रदेश भर में इस अभियान को सफल बनाने की तैयारी चल रही है। उधर विवेकानंद पार्वती कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक लक्ष्मीकांत ने बताया कि जिला में 414 गाँव में इस अभियान के जरिए किसानों तक पहुंचा जाएगा। इसमें 135 विशेषज्ञों की टीम मल्टी परियोजना की जानकारी देगी। इस अभियान में कृषि उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग सहित कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग लिया जाएगा, साथ ही किसानों से फीडबैक लिया जाएगा। ये जो अभियान है, ये माननीय कृषि मंत्री जो है हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने जो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है विकसित भारत का, उसके सिलसिले में ये अभियान चलाया जा रहा है। ये 29 मई से लेकर 12 जून तक चलाया जाएगा। पूरे देश में 723 जिलों में 1.3 करोड़ किसानों तक पहुंचने का इसमें लक्ष्य है। इसमें उत्तराखंड के अंदर में हम लोग खासकर के जो अल्मोड़ा जिला है, इसके अंदर में 414 गाँव में पहुंच रहे हैं। 135 टीम हमारी जाएंगी, और जो टीम है ये मल्टी डिसिप्लिन बनी हुई है। लोहाघाट में वन विभाग इको टूरिज्म पर जोर दे रहा है ताकि बड़ी संख्या में पर्यटक लोहाघाट का रुख करें। बता दें कि मंगलवार को वन आयोग उपाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे और डीएफओ चंपावत नवीन चंद्र पंत ने लोहाघाट में वन विभाग की संपत्तियों का निरीक्षण किया, और इस मौके पर डीएफओ ने बताया कि इको टूरिज्म को विकसित करने और वन विभाग के पुराने भवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए वन विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। और जो बिल्डिंग्स बने हैं तो इनका उपयोग इको टूरिज्म के लिए किए जाने का प्रयास हो रहा है। विभागीय प्रयास से अगर इको टूरिज्म स्थापित होता है तो यहाँ पर उच्च किस्म के पर्यटक आ सकेंगे, और उनको इस क्षेत्र के जो अन्य इम्पोर्टेंट जगह हैं वहाँ पर उनको ले जाया जा सकेगा। और कोई भी टूरिस्ट अगर एक दिन से ज़्यादा यहाँ पर रुकता है, 1, 2, 3 दिन तक रुकता है और यहाँ से प्रभावित होता है, तो प्रभावित होने के बाद अगर वो दोबारा लौट के आता है तो ये इस जगह की एक विशेषता होगी।
उधर गदरपुर में उत्तराखंड बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि पीपलिया निवासी ओमियो विश्वास ने साल 2019 में रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में करीब 1 एकड़ जमीन स्कूल खोलने के उद्देश्य से खरीदी। ऐसे में अब जब वो जमीन पर स्कूल निर्माण की तैयारी कर रहे थे तो इसका विरोध बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। आरोप है कि बातचीत होते होते बात मारपीट तक पहुंच गई। वहीं जब इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जमीनी विवाद कुछ नहीं है। उस इलाके के अंदर कोई बढ़िया स्कूल नहीं था। एक बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए मैं उस इलाके में 1 एकड़ ज़मीन खरीदा। क्योंकि जब ज़मीन खरीदा तो वहाँ से रास्ता मेरा था और रास्ता देने की बात ज़मीन वाले की मेरे साथ हुई थी कि आपको रास्ता मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम रास्ता निकालने लगे तो गली के कुछ लोग आकर के उसका विरोध करने लगे। देखिए, आज प्रातःकाल से ही मैं अपने इस समय मैं अपने निवास पर हूं और आप देख रहे हैं ये हमारी गली है पतली सी, और इसके ठीक पीछे कुछ कृषि भूमि है। एक ओमियो विश्वास और उसके भाइयों द्वारा यहाँ पर 2020 में ये भूमि खरीदी गई थी। उसमें उन्होंने दिखा दिया कि इस जो हमारी ये जो संकरा रोड है, जो 10 फीट की 12 फीट की रोड है, उस रोड के साथ उन्होंने इस जमीन की अपनी एक रोड दिखा दी। 2020 में तक वो रोड थी नहीं, अब वो उन्होंने तोड़ फोड़ करके रातों रात वहां रास्ता निकालने का प्रयास किया। जब मैं अल्मोड़ा में आतंकी हमले से निपटने के लिए टाटिक के हेलीपैड में पुलिस ने मॉक ड्रिल की और बता दें कि सुरक्षा बलों ने आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। उदय शंकर नाट्य अकादमी को स्टेजिंग एरिया बनाया गया है जहां से बलों की तैनाती और संचालन किया गया। अभ्यास के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और आमजन से सहयोग की अपील की गई। देखिए, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें पुलिस प्रशासन को हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक वगैरह अगर हो जाता है, कोई घटना होती है, तो हम किस तरह उससे रिस्पॉन्स करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये टाटिक हेलीपैड में हम मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। मॉक ड्रिल में हमारे ATS की टीम, हमारी QRT की टीम, पुलिस लाइन, फायर स्टेशन, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट जिसमें राजस्व विभाग तो है ही है, साथ साथ में जो आपदा प्रबंधन विभाग है, बिजली विभाग है, जितने विभाग, सब मेडिकल विभाग, सबका हमें पूरा सहयोग मिला है और सब मिल के उसको देख रहे हैं। इसके बाद ड्रिल के बाद हम इसका भी रिव्यू करेंगे, क्या कमियां रह गई, क्या इसमें और हमें सुधार की आवश्यकता है, कहाँ हमें सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है, उन सब चीज़ों को भी हम आगे बाद में रिव्यू करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिस्तरीय पंचायतों में बढ़ सकता है प्रशासकों का कार्यकाल, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। अब 1 साल के लिए बैठाए जा सकते हैं प्रशासक, दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे पंचायत चुनाव करवाने के आसार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, महेंद्र भट्ट ने फिर दी हरीश रावत को संन्यास की सलाह। कहा, हरदा की उम्र के नेता ले चुके हैं संन्यास। कहा, 2027 में उत्तराखंड में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। द्वितीय केदार मदमहेश्वर में श्रद्धालु बिजली के तार के सहारे आवाजाही करने को मजबूर। मोरबा नदी पर उफान के चलते ध्वस्त हुआ था पुल। सालों से अधर में लोक निर्माण विभाग की ट्रॉली का काम। एक ही परिवार के 7 लोगों ने की आत्महत्या। पंचकुला से कथा सुनकर धूल लौट रहा था परिवार, गाड़ी में खाया जहर, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा।